जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अब ओल्ड यान जियान से कहता है कि हमारे 1000 मेडिसिन हाउस में बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे कुछ पता चला है कि अब की बार ब्लैक एम्परर सिटी की लार्ज ऑक्सन हाउस में बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा भी आने वाला है। ओल्ड यान की बात सुनकर जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो ओल्ड यान और ऑनर याओ को थैंक्स बोलते हैं और फिर जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया वहां से चले जाते हैं यहां तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब जियान 1000 मेडिसिनल हाउस से बाहर निकलने के बाद एक स्माइल के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखकर कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि इस बार हम बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के बारे में कुछ खबरें निकालने में सक्सेस हो पाए हैं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के बारे में सोचकर अभी भी खुश थी, क्योंकि उसकी वॉयफुल पॉइजन्स बॉडी को कंट्रोल करने में जिन 3 रेयर चीजों की जरूरत थी उसमें से बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा उन रेयर चीजों में से एक था और इसी को ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल था। अब वे सच में इस जगह के बारे में जानकारी हासिल करने में कामयाब थे जहां पर नीलामी के दौरान वे इसे पा सकते थे। अगर वे इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को पा लेते हैं तो उन्हें लिटिल फेयर डॉक्टर की वॉयफुल पॉइजन्स बॉडी को कंट्रोल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और माना कि नीलामी में बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को पाना कोई आसान काम नहीं है, तभी लिटिल फेरी डॉक्टर को याद आता है कि उस बुढ़े ओल्डियान ने हमें बताया था कि माना ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा बहुत से लोगों और फैक्शंस के लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इसके पीछे रहस्यमय बोधिसत्व हार्ट या कोर है। वो चीज किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। इसलिए यह बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा बहुत सारे एक्सपर्ट से भरी नीलामी के बीच इसको पाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से हंसकर कहता है कि हम कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं कि अगर उस टाइम वहां प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप का वो हिस्सा होगा तो हम उस ब्लड सेक्ट के लीडर पर चुपचाप अटैक करके मार देंगे। और लोगों को मारना और खजाना लूटना यहाँ ब्लैक कॉर्नर रीजन में बहुत ही आम बात है। अब जियान अपने मन में सोच रहा था कि इस ब्लैक एम्परर सिटी में निश्चित रूप से ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे जैसी विचारधारा रखते हैं, और अगर कोई इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को पाने में सफल हो भी जाए तो उस पर्सन के लिए किसी पावर के बिना इसे यहां से अपने साथ निकाल ले जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब जियान की बातें सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा चौंक गई और दूसरी ओर बगल में लिटिल गर्ल जिया के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखकर बहुत उत्सुक थी। और आप लोगों को तो पता ही है, लिटिल गर्ल जिया से कुछ हो या ना हो, वो किसी भी चीज को चुराने में यह पिद्दी लड़की हमेशा आगे ही रहती है। और वो अलग बात है कि कभी कभार ये लड़की चीजें चुराते टाइम पकड़ी जाती हैं, और ये वैसे भी हमारा लास्ट प्लान होगा। अब जियान कहता है, जब हम एक बार आराम करने की जगह पर रुकेंगे तो मुझे कुछ हाई लेवल की मेडिसिन पिल रिफाइन करनी होगी, नहीं तो हम नीलामी में लोगों के खिलाफ बोली कैसे लगाएंगे। मेरे हिसाब से तो यह संभावना है कि ब्लैक एम्परर सेक्ट गोल्ड कॉइन में तो इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा की नीलामी नहीं करेगा, और यह हो सकता है कि वे इसे किसी चीज या पिल के बदले चेंज करना चाहेंगे, और वैसे भी ये चीज तो गोल्ड से भी बहुत कीमती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान की बातों को सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर अच्छे से जानती थी कि जियान उसकी वॉयफुल पॉइजनस बॉडी को ठीक करने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है, और मैंने तुम्हें इसके बदले में कुछ भी नहीं दे पाई। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड हो, और मैंने उस समय कहा था ना कि मैं तुम्हारी पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब लिटिल फेरी डॉक्टर ने जियान की बातों को सुनकर अपना सिर हिलाया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, और उसके अपने मन में धीरे से कहा कि मैं इस एहसान को याद रखूंगी और फ्यूचर में तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर एक स्माइल के साथ जियान से कहती है कि अब हमें आगे कहां जाना चाहिए। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को कहता है कि हमें अब ब्लैक एम्परर पवेलियन की ओर चलना चाहिए, और यह ब्लैक एम्परर सिटी इस टाइम बहुत से लोगों से भरी हुई है, इसलिए यह सिटी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, और हमें मेडिसिन पिल को रिफाइन करने के लिए पहले कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी। अब सभी लोगों ब्लैक एम्परर सिटी की ओर जा ही रहे थे, और लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि हम ब्लैक एम्परर पैवेलियन की ओर जा रहे हैं। अगर उसी बुढ़े ओल्ड क्यों ईशान में ब्लैक एम्परर सिटी के लीडर को बता दिया तो
अब लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनकर जियान कहता है कि तुम टेंशन मत लो, और वैसे भी ब्लैक एम्परर सेक्ट का लीडर हमारी पावर्स को देखने के बाद उस बुढ़े की छोटी मोटी बातों को नहीं सुनेगा, और ब्लैक एम्परर सेक्ट का लीडर इतना पागल तो नहीं है जो उस बुढ़े की बात सुनकर एक दोजोंग से पंगा लेना चाहेगा। इसलिए हमें किसी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब जियान की बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर ने अचानक हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है। अब जियान के एक आदमी को से ब्लैक एम्परर पैवेलियन का रास्ता पूछा और वह उनको ब्लैक एम्परर पैवेलियन के सेंटर में ले गया। ब्लैक एम्परर पवेलियन एक ऐसा प्लेस था जिससे ब्लैक कॉर्नर रीजन के टॉप के एक्सपर्ट्स के एंजॉय के लिए था, और जिन लोगों को इनविटेशन मिलता था उनकी फैक्शन की ब्लैक कॉर्नर रीजन में बहुत इज्जत थी। और जहां ब्लैक एम्परर पैवेलियन स्थित था वहां से लगभग 100 मीटर के दायरे की सुरक्षा में ब्लैक एम्परर सेक्ट के गार्ड खड़े हुए थे। इन गार्ड्स की इतनी पावर्स थी कि अगर कोई टट्टू पंजू आदमी उनके आसपास भी आ जाता तो वे उन्हें वहां से भगा देते थे। और उन्होंने 100 मीटर से भी कम में 2 दोहोंग और 7 दोवोंग एक्सपर्ट्स रखे हुए थे, और एक नीले कपड़े पहने एक बुढ़ा वहां पर खड़ा हुआ था। उसे देखने से कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बुढ़ा यहाँ पर किसी हाई पोजीशन पर है, और वह बुढ़ा ब्लैक एम्परर पैवेलियन में जाने वाले सभी लोगों का एक स्माइल के साथ स्वागत कर रहा था। अब जियान जैसे ही उस बुढ़े के पास गया तो वो बुढ़ा कुछ विनम्र भाव से जियान से कहता है कि क्या आपके पास टेबलेट्स है, और उस बुढ़े के इतना कहते ही जियान एक टैबलेट निकालकर उसके हाथ में रख देता है। और दोस्तों, ये टैबलेट शायद अंदर जाने के लिए दी जाती होगी, और इस टैबलेट के बारे नोवेल में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन आप लोग इसे स्क्रीन वाला टैबलेट मत सोच लेना, ये शायद रिश्वत देने जैसा ही कुछ है। इससे वह बुढ़ा बहुत खुश हो जाता है, और उस बुढ़े ने जियान के ग्रुप को देखकर एक स्माइल के साथ कहा, जो उसे अनजान लग रहे थे, कि मैं ब्लैक एम्परर सेक्ट का चे चेंग ओल्ड मैन हूं। क्या आप लोग मुझे अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे? जिस पर जियान उस बुढ़े को अपना नाम यनसाओ बताता है और उसे कहता है कि मैं कुछ टाइम पहले ही इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में आया हूं, और मैंने सुना है कि इस ब्लैक एम्परर सिटी में बहुत बड़ी नीलामी होने वाली है, तो बस मैं एंजॉय के लिए उसे देखने के लिए आ गया हूं। अब वो बुढ़ा चे चेंग जियान की बातों पर हंसने लगता है और जियान को कहता है कि यनसाओ, आप भी ना अच्छा मजाक कर लेते हो। और वो जियान की इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस बुढ़े को जियान को देखकर पता चल गया था कि ये भी एक दोहोंग लेवल का एक्सपर्ट्स है। लेकिन वो जियान के पीछे खड़ी लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। अब जियान कहता है कि अगर अब आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या अब हम अंदर जा सकते हैं। तभी वो बुढ़ा जियान से कहता है कि फ्रेंड यनसाओ, आपके ब्लैक एम्परर पैवेलियन में एंटर होते ही आपको कोई ना कोई आपके रूम तक छोड़ आएगा। अब जियान और उसके पीछे पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया भी उसके पीछे ब्लैक एम्परर पैवेलियन में एंटर हो गए। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है कि डेमन फ्लेम वैली के ओल्ड फैंगयान यहां आ गए हैं, और उस आवाज से वहां पर सभी लोग रुक जाते हैं। और फिर उन्हें एक ग्रुप दिखाई देता है जिसे एक रेड कलर बालों वाला आदमी लीड कर रहा था, और यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, और उस बुढ़े की पावर्स दूजोंग क्लास तक पूछने वाली थी। और ये भी बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को लेने के लिए यहां आया है। और भाई, इस ब्लैक एम्परर सिटी में पहले ही काफी लोग थे जो बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को पाना चाहते हैं, और ये बात तो पक्की है, यहां बहुत खून खराबा होने वाला है। अब जियान के पास में खड़े कुछ लोग उस रेड कलर वाले बुढ़े को देखकर कहते हैं कि क्या ये डेमन फ्लेम वैली के लोग हैं। जियान ने बड़ी हैरानी के साथ लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा, और जियान इसे देखकर समझ सकता था कि डेमन फ्लेम वैली के इस फर्स्ट एल्डर की पावर्स सच में दोहोंग लेवल की पीक पर थी। और दोस्तों, आप चाहे तो इसे हान फेंक जैसा ही सोच सकते हो, क्योंकि उसका भी आधा पैर दोजोंग में था। बस ये एल्डर भी कुछ ऐसे तरह के लेवल पर था। और फिर जियान की नजर लाल बालों वाले बूढ़े आदमी से हटकर उसके बगल में मौजूद कुछ लोगों पर पड़ी, तो उसने देखा कि इनकी पावर्स उस डेमन फ्लेम वैली के 4th एल्डर के बराबर थी, जिसका जियान ने कुछ दिन पहले ही पत्ता काट दिया था। अब जियान कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये डेमन फ्लेम वैली के लोग जिनन एकेडमी से लड़ने में सक्षम है। और जियान इनको देखकर एकदम हैरान हो गया, क्योंकि डेमन फ्लेम वैली की इस लाइनअप को देखने के बाद जियान चुप था। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि वो इन सब के पीछे चल रहा भूरे कपड़ों वाला व्यक्ति मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अब जियान यह सुनकर चौंक गया
और फिर उसने डेमन फ्लेम वैली के ग्रुप के लास्ट व्यक्ति को देखा। जियान की नजरों ने पहले ही उस व्यक्ति को देख लिया था, लेकिन उसकी आभा बहुत कमजोर थी, इसलिए जियान ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब जब लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसे बताया था कि जियान को उससे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे जियान उसे जानता हो। अब जियान उस बुढ़े फैंग यान को देखता है जो ब्लैक एम्परर सिटी के एक बुढ़े से बात कर रहा था, और फिर वो एक स्माइल के साथ बिना मुड़े ही ब्लैक एम्परर पैवेलियन में चला गया। अब इधर जैसे ही जियान मुड़ा तभी वह भूरे कपड़ों वाला आदमी जियान को घूरने लगता है। अब जियान का ग्रुप ब्लैक एम्परर पैवेलियन के गेट में खड़ा होकर अंदर के माहौल को देख रहा था, और यह ब्लैक एम्परर पैवेलियन हॉल सच में अंदर से बहुत बड़ा था, और वहां पर बहुत सारी मेज भी थी जिन पर जगह जगह बहुत सारे लोग भी बैठे थे। ये कहा जा सकता है कि ब्लैक एम्परर पैवेलियन में एक साथ वही लोग बैठ सकते थे जो एक ही ग्रुप या एक ही फैक्शन से हो। और तभी एक सुंदर लड़की जियान के ग्रुप के पास आई और बड़ी रेस्पेक्ट के साथ उनके आगे सर झुकाया, जो एक सर्वेंट थी, और जियान के ग्रुप ने उन्हें वो तीनों टैबलेट दे दी। और दोस्तों, ये ना एक कार्ड जैसा ही कुछ है, और पहले मुझे ये समझ नहीं आया था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो इसके लिए माफ कर देना। उन्होंने पहले प्राप्त किया था, और जैसे ही वो सर्वेंट जियान के ग्रुप को उनके रूम में ले जाने वाली थी, तभी जियान उसको कुछ टाइम बाद आने के लिए कहता है, क्योंकि पिल रिफाइन करने से पहले जियान इधर उधर घूमना चाहता था। और फिर वो तीनों ब्लैक एम्परर पैवेलियन के हॉल में आकर एक मेज पर बैठ जाते हैं, और उस मेज के पास एक खिड़की से बाहर के जंगल का नजारा दिखाई दे रहा था, और ठंडी हवा भी लग रही थी। तभी एक सर्वेंट जियान के ग्रुप को बड़ी रेस्पेक्ट के साथ चाय लाकर देती है। इतनी रेस्पेक्ट को देखकर जियान कहता है कि सच में ब्लैक कॉर्नर रीजन के इस ब्लैक एम्परर पैवेलियन में गेस्ट की बहुत अच्छी खातिरदारी हो रही है। अब जियान जैसे ही चाय के कप को उठाकर चाय पीने वाला था, तभी फिर वह उसी भूरे रंग के कपड़े पहने हुए आदमी के बारे में सोचने लगता है, और कहता है कि मुझे अभी भी उस आदमी पर थोड़ा डाउट हो रहा है। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियान से कहती है कि मुझे भी उस आदमी को देखकर कुछ अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन तभी जियान और उस होल के शोर में कुछ जानकारी इकट्ठी कर लेता है, जैसे कि इस नीलामी में डेमन फ्लेम वैली के अलावा भी ब्लैक कॉर्नर रीजन के बाहर से बहुत सारी फैक्शन और उनके एक्सपर्ट्स यहाँ आए थे, क्योंकि सभी फैक्शंस को बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा चाहिए था। और जियान कुछ लोगों से यह भी सुनता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन की एक फैक्शन जिसका नाम शॉगेट है, वो भी यहाँ पर इस ऑक्शन हाउस में आई है। और जियान को जब पता चलता है कि उसका दूसरा भाई जो शोगेट और जीनन एकेडमी के साथ इस फैक्शन को इन आर्म फैक्शन से फर्स्ट पोजीशन पर ले आया है, और हमारे शोगेट को भी यहाँ ब्लैक एम्परर सिटी में इनवाइट किया गया है, तो जियान बहुत खुश हो जाता है। हाँ, माना कि शॉगेट बहुत पुरानी फैक्शन नहीं है, लेकिन ये उन पुरानी फैक्शन से भी कम नहीं है। और यहाँ से जियान और उसके ग्रुप को बहुत सी जानकारी मिल गई थी, जो उन्हें जियामा एम्पायर और चुयुन एम्पायर से यहाँ तक ढूंढने में लगभग आधे साल का टाइम लग गया था। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को कहता है कि अभी नीलामी होने में 3 दिन का टाइम है, और अभी यहाँ ब्लैक एम्परर सिटी में बहुत सारी फैक्शंस यहाँ इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के लिए आएंगी, और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम पहले एक दिन आराम करेंगे, और फिर मैं नीलामी के लिए कुछ पिल्स रिफाइन करूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम नीलामी में बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के बदले क्या देंगे। अब जैसे ही जियान अपने ग्रुप के साथ चाय के कप को मेज पर रखकर वहां से उठा ही था, तभी उस हॉल में बहुत सारे एक बुढ़ा अपने ग्रुप के साथ आ गया था, और यह आदमी उसी ग्रुप के थे जिनको जियान ने ब्लैक एम्परर सिटी में आने से पहले उनका काम तमाम कर दिया था। और दोस्तों, वहां मैंने थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था, इसलिए शायद आप लोगों को उन लोगों के बारे में कम ही पता चला होगा। और उन लोगों की बॉडी पर भी ऐसे ही वुल्फ के टैटू जैसा बना हुआ था, और यह लोग भी कोई वुल्फ ग्रुप के लोग थे। अब लिटिल फेरी डॉक्टर इतने लोगों को देखकर थोड़ा परेशान तो हो गई थी, लेकिन तभी जियान कहता है अब जो होगा वो देखा जाएगा। और फिर जियान जैसे अपने सीट से उठा था, अब वैसे ही आराम से वहीं पर बैठकर चाय पीने लगा। और कुछ लोग कहते हैं कि वो बुढ़ा क्यों ईशान और उसके साथी ब्लैक एम्परर सिटी में आए हैं, और यह अफवाह भी है कि उसने उनका एक दोहोंग लेवल का एक साथी भी मार दिया है। अब कोई वुल्फ गैंग के बंदे किसी विलन की तरह वहां होल में शोर मचाते हुए जियान की मेज के पास आते हैं, और मेज में एक पैर मारते हैं, जिससे वो मेज टूट जाती है। और वह अधेड़ उम्र का आदमी जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे, वो जियान से गुस्से में कहता है कि तुच्छ प्राणी, क्या तू वही लड़का है जिसने मेरे कोई वुल्फ गैंग के लोगों को शहर के बाहर एंट्रेंस पर मार डाला था। उस मेज के टुकड़े इधर उधर फैल गए, लेकिन जियान को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था।
अब जियान अपने हाथ में कप से एक चाय का घूंट पीता है और फिर उस अधेड़ उम्र के बुढ़े से कहता है कि बस कुछ चिल्लर थे और जिन्हें मैंने अपने रास्ते से हटाया था। अब जियान को उस अधेड़ उम्र के बुढ़े के आगे ऐसे सीधा जवाब देते हुए होल के सभी लोग हैरान थे कि इस बच्चे ने अपना गुनाह मान लिया है। अब वो बुढ़ा कहता है, तुमने जिन्हें मारा उनमें से एक मेरा भतीजा भी था। अब बुढ़ा जियान से कहता है कि तो अब इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। अब जियान अपने कप से एक और चाय का घूंट पीता है और उस बुढ़े से कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि ये तुम्हारा भतीजा है तो मैं फिर भी वही करता जो मैंने किया है। और जियान को ऐसा बोलते हुए देखकर पूरे होल में हंगामा मच गया। अब वो बुढ़ा जियान को ऐसा बोलता देखकर थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि लड़का मुझसे थोड़ा भी नहीं डर रहा है और इसके पीछे कोई स्ट्रांग फैक्शन है या फिर इस लड़के के पास कोई बहुत बड़ी पावर्स है। अब क्यों ईशा के मन में जियान को मारने का इरादा कम हो गया और उसने थोड़े अच्छे तरीके से जियान से कहा कि भाई, अगर तुम्हारे पीछे किसी स्ट्रांग फैक्शन का हाथ है तो प्लीज हमें अभी बता दें। अगर ऐसा है तो हम इस मामले को यही मिट्टी डालकर दाब देंगे। तभी जियान कुइशा से कहता है कि नहीं, हम तीनों के पीछे ऐसा कोई ग्रुप या फैक्शन नहीं है। जियान को ऐसा बोलते देखकर होल से सभी लोग जियान पर हंसने लगते हैं और तभी क्यूइशा भी गुस्से में आ जाता है और जियान के सर पर अपने पैर से जोरदार किक मारता है। लेकिन तभी जियान अपनी दूसरे हाथ से उस किक के अटैक को रोक लेता है। इससे जियान को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्यूइशा एक दो कदम पीछे हट जाता है। अब सभी को पता चल गया था कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है, ये बच्चा सच में एक दोहोंग लेवल पर है। ये देखकर सभी हैरान थे। ऐसा नहीं था कि उनके ब्लैक एम्परर सिटी में दोहोंग के एक्सपर्ट्स की कमी थी। वे इस बात पर हैरान थे क्योंकि इतनी कम उम्र में यह बच्चा एक दोहोंग लेवल पर आ गया है। इससे तो यही लगता है कि इस लड़के में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। अब कुइशा को जियान को देखकर पता चल गया था कि यह बच्चा फाइट में मुझसे भी स्ट्रांग है और मैं भी इसकी असली पावर्स के बारे में पता नहीं लगा पा रहा हूं। इसलिए क्यूइशा जियान से कहता है कि बच्चे, ये मत सोचो कि आज तुम बच गए हो, मैं तुमसे फ्यूचर में इसका बदला जरूर लूंगा। और क्यूइशा अपने पंटरों को लेकर जैसे ही वहां से जाने लगता है तो जियान क्यूइशा से कहता है कि गैंग लीडर क्यूइशा, ये आप क्या कर रहे हो? जब आपका मन करेगा तब आप फाइट करोगे, जब आपका मन नहीं करेगा तब आप फाइट नहीं करोगे। ऐसा तो नहीं चलेगा। और दोस्तों, जियान इस बुढ़े से ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि फिर जियान पिल रिफाइन करने में बिजी हो जाएगा और क्या पता फिर जियान पर यह बुढ़ा या कोई और बीच में जियान को पिल रिफाइन करते टाइम डिस्टर्ब कर देते तो जियान की पिल रिफाइनिंग में काफी प्रॉब्लम हो सकती थी। और पहले क्यूइशा ने जियान पर अटैक किया था तो जियान उसे अब नहीं छोड़ना चाहता था। अब क्यूइशा वापस जियान की ओर पलटा और उसने जियान की आंखों में उसे मारने की चमक देखी। और फिर क्यूइशा जियान से कहता है कि क्या तुम इस ब्लैक एम्परर सिटी में मुझ पर अटैक करोगे? तभी जियान एक स्माइल के साथ लिटिल गर्ल जिया की ओर उंगली करते हुए क्यूइशा से कहता है कि अगर तुमने इस लड़की के 3 अटैक को रोक लिया तो फिर तब तुम यहां से जा सकते हो। अब लिटिल गर्ल जिया जियान के इशारे को देखकर अपने हाथ की उंगलियां मरोड़ते हुए क्यूइशा की ओर जाने लगती है। अब होल में सभी लोग इस जियान की ऐसी हरकतें को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह लड़का कितना डरपोक है जो अपनी जगह इस बच्ची को फाइट करने के लिए भेज रहा है। तभी क्यूइशा जियान से कहता है, मैं इस बच्ची से फाइट नहीं करने वाला। अगर ये बच्ची मेरे छोटे से अटैक से मर मुर गई तो बस मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और क्यूइशा भी अभी बहुत हैरान था क्योंकि जियान ने उस पर अटैक करने के लिए एक बच्ची को भेज दिया था, लेकिन जियान उसकी सभी बातों को इग्नोर कर देता है। और जब क्यूइशा लिटिल गर्ल जिया को अपनी ओर आता देखता है तो वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम इस बच्ची को ही भेजना चाहते हो तो ठीक है। अब लिटिल गर्ल जिया अपना एक पंच बनाकर अटैक कर देती है और उस अटैक से होल में एक ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि लिटिल गर्ल जिया का पंच क्यूइशा की चेस्ट पर लगा था, जिससे उसके मुंह से खून आने लगा और वह बहुत दूर हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। और वो रास्ते में जिन मेजों से टकराया उन मेजों का काम वहीं निपट गया था। अब होल में सभी लोग इस छोटी बच्ची की इतनी खतरनाक पावर्स को देखकर हैरान थे और वो लोग जियान की ओर देख रहे थे, जिसने उस बच्ची को क्यूइशा पर अटैक करने के लिए कहा था। और जियान इस टाइम मुस्कुरा रहा था। अब लिटिल गर्ल जिया फिर से क्यूइशा को पंच मारने वाली थी। तभी क्यूइशा उसको ऐसा करता देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि यंग मास्टर मो, मुझे बचा लो। अब जैसे ही लिटिल गर्ल जिया क्यूइशा पर अटैक करने वाली थी तभी होल में एक आवाज आती है और वो कहती है कि बच्ची, तुम्हें इतना खतरनाक अटैक नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।